नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के इतिहास में आज हमारा विशेष टॉपिक होना है मध्यकालीन उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास दो भागों में बटा हुआ सा लगता है। एक गढ़वाल का परमार और पंवार वंश और दूसरा कुमाऊं का चंद वंश। और चंद वंश में भी सबसे पहले चंपावत उसकी राजधानी और फिर अल्मोड़ा राजधानी। और फिर चंद वंश से संबंधित हमारा पहला वीडियो आपके सामने इस टाइप से होगा कि चंद राजवंश का टाइम पीरियड, उनकी राजधानियाँ कैसे कैसे परिवर्तन हुई और उसके राजाओं की एक लंबी सी सीरीज। कभी कभी ये पूछता है कि चंद वंश के निम्न राजाओं का सही क्रम लगाओ, तो उस समय आपको इस टाइप के प्रश्न को हैंडल करने में मुश्किल होती है। तो सबसे पहले हम मध्यकालीन उत्तराखंड हेडिंग डाली हमने और चंद राजवंश का टाइम पीरियड दिया है, कब से कब तक रहा। तो इसमें सबसे पहले चंद राजवंश का टाइम पीरियड जनरली हमने पहले से पढ़ा है इस टॉपिक को, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन न मिस हो जाएं और उसके साहित्य से पोर्शन कुछ मिस न हो, उसके लिए ये टॉपिक आया है। चंद राजवंश 700 से लेकर 1790 में। 1790 में जब गोरखा राज स्थापित हो जाएगा अल्मोड़ा में, तो चंद राजवंश का पतन माना जाता है। अच्छा, पहली राजधानी चंदों की कहाँ थी? तो इनकी राजधानी चंपावत रही लगभग 700 से लेकर 1563 तक, मध्यकाल तक। और फिर 1563 में भीष्म चंद के समय राजधानी परिवर्तन की घोषणा कर दी गई और फिर बालो कल्याण चंद ने अंततः राजधानी अल्मोड़ा को बना दिया। द्वितीय राजधानी अल्मोड़ा 1563 से लेकर 1790 तक, यहीं पर गोरखा राज स्थापित हो जाएगा। और राज चिन्ह जनरली इनका गाय देखा गया है, चंदों का राज प्रतीक गाय। लेकिन जैसे गरुड़ ज्ञान चंद ने गरुड़ को भी माना था राज प्रतीक, ऐसे और भी राजा जिन्होंने अन्य राज प्रतीकों को भी माना है। लेकिन अगर एक नाम पूछ दे चंदों का राज्य प्रतीक या राज चिन्ह क्या था, तो गाय। अच्छा, चलिए अब थोड़ा सा इसका डिटेल कि चंद वंश के इतिहास को जानना है तो इसके जानकारी के स्रोत क्या है, और स्रोत में भी खासकर साहित्यिक स्रोत या फिर पुरातात्विक स्रोत। क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों का अभाव है उत्तराखंड में, बहुत ज़्यादा है नहीं खासकर चंद वंश से संबंधित, लेकिन जो भी हैं उनसे चंद वंश की सटीक जानकारी हमें मिलती है। लेकिन अधिकतर साहित्यिक स्रोत हम यहाँ पर देख रहे हैं। पहले तो साहित्यिक स्रोत आ रहे हैं। साहित्यिक स्रोत पढ़ने का उद्देश्य है कि उत्तराखंड से संबंधित जो बहुत सारी पुस्तकें हैं खासकर उत्तराखंड के इतिहास पर लिखी गई, वो भी यहाँ पर कवर करना है। तो बद्रीदत्त पांडे जी की पुस्तक आ रही है, कुमाऊं का इतिहास लिखने वाले। कुमाऊं का इतिहास 1937 में लिखी गई थी ये पुस्तक लगभग। तो बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं के इतिहास पर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक, इसमें चंद राजवंश की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दूसरा नाम शिव प्रसाद डबराल, गढ़वाल का इतिहास। शिव प्रसाद डबराल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, चारण कई नामों से जाने जाते हैं, उनकी पुस्तक है गढ़वाल का इतिहास, जो कि कई भागों में लिखी जा चुकी है अब तक। अच्छा, नेक्स्ट नाम है हरिकृष्ण रतूड़ी, गढ़वाल का इतिहास लिखने वाले हरिकृष्ण रतूड़ी जी। नेक्स्ट है यशवंत सिंह कठौत जी, उनका उत्तराखंड का नवीन इतिहास, उनकी पुस्तक। और डॉक्टर पातीराम, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। नेक्स्ट नाम, इसके अलावा एटकिंसन, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, जिन्होंने उत्तराखंड के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी दी है। एक नाम और आना चाहिए था, एटकिंसन, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, काफ़ी कुछ इससे मिलती है जानकारी। तो ये प्रमुख पुस्तकें हैं, क्षेत्रीय साहित्य है, जिन्होंने कुछ न कुछ चंद वंश के बारे में जानकारी दी है। ऐसे ही चंद वंश, चूँकि जो मध्यकालीन चंद वंश है, तो ये दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल काल के समकालीन माना जाता है। तो बहुत सा मुस्लिम साहित्य भी इस पर लिखा गया है, या मुस्लिम साहित्य ने भी इससे संबंधित जानकारी दी है। तो कुछ मुस्लिम साहित्य हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं जिन्होंने चंद वंश की जानकारी दी है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम अल-बरूनी, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला अल-बरूनी, महमूद गौरी के साथ। और उनकी पुस्तक है तहकीके हिंद या किताब उल हिंद। दूसरा हसन निजामी, उनकी पुस्तक है ताजुल मासिर। फरिश्ता, ये भी उन्हीं के साथ यानी गौरी के साथ तारीख़ फरिश्ता। बदायूनी, मुंतखब उल तवारीख। इस सारे साहित्यिक स्रोत, जहांगीर, तुजु के जहांगीरी, तहागीर की आत्मकथा फारसी में लिखी हुई, ये सब की सब कहीं न कहीं चंद वंश के संबंधित जानकारी देती हैं। इसके अलावा
एक क्वेश्चन ये देखने को मिला था कि इनमें से किस मुस्लिम साहित्य की पुस्तक ने चंद वंश का इतिहास नहीं लिखा होगा। तो इसका आंसर बाबर की आत्मकथा होगा। अगर बाबर की आत्मकथा, इसमें चंद वंश का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी। क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि राजा रुद्रचंद अकबर से भेंट करने गए थे और इससे पहले चंद राजाओं ने मुगलों से भेंट की नहीं की, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। और गरुड़ ज्ञानचंद ने फिरोज तुगलक से भेंट की थी। तो बाबर के समय ऐसा किसी चंद वंश के राजा को मौका नहीं मिल पाया। और फिर बाबर का टाइम पीरियड भी बहुत ज़्यादा नहीं था, 26 से लेकर 29 तक उनके लगातार युद्ध थे और 1530 में बाबर की मृत्यु होगी। इस वजह से बाबर की आत्मकथा जो तुजुके बाबरी है, जो कि चगताई तुर्की भाषा में लिखी है, उसमें चंद वंश का कोई इतिहास नहीं लिखा गया, उसमें चंद वंश से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। अगर इस टाइप का प्रश्न बनाए तो आप कवर कर लोगे अब। और लगभग सभी पुस्तकों से चंद वंश की जानकारी मिलती है। चलिए ऐसे ही हम पुरातात्विक स्रोत पर चलते हैं। पुरातत्व में क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है जो चंद वंश के बारे में जानकारी देते हैं? अभिलेख। अभिलेख में जैसे अभय चंद द्वारा 1371 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया गया कुमाऊनी भाषा का, ध्यान रखना प्रश्न पूछा है, कुमाऊनी भाषा का प्राचीनतम अभिलेख। वैसे लोहा घाट से मिला हुआ है, तो कुमाऊनी भाषा का प्राचीनतम अभिलेख पूछे तो आप अभय चंद का अभिलेख कह सकते हैं, जो कि 1371 में मिला है, यानी उस समय का है। और इसमें क्षेत्रीय भाषा का जिक्र हुआ है। इसके अलावा जो अभिलेख हैं, हालांकि हम चंद राजवंश के राजाओं का जिक्र करते रहेंगे और वहाँ पर सारे अभिलेखों का जिक्र होता रहेगा। मूनाकोट ताम्रपत्र, मझेड़ा ताम्रपत्र, बास्ते ताम्रपत्र, गोबासा यानी गरुड़ ज्ञानचंद का, ये क्वेश्चन भी आया था, ये गोबासा ताम्रपत्र किससे है? तो गरुड़ ज्ञानचंद का है, हम ज्ञान के समय से पढ़ेंगे। मझेड़ा ताम्रपत्र, सेरा खड़कोट ताम्रपत्र, ये सब लगभग गरुड़ ज्ञानचंद के हैं, तीनों तीन लास्ट के। ये सब कहीं न कहीं पुरातात्विक स्रोत हैं जो चंद वंश के बारे में जानकारी देते हैं। चलिए, और ये तो थे प्रमाण कि उत्तराखंड के इतिहास को जानने के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। अब कि चंद वंश उत्तराखंड में आया कहाँ से? चूंकि यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा सा साम्राज्य यानी कत्यूरी साम्राज्य राज करता था। हमने ये पढ़ा कि लगभग 700 में यहाँ पर कत्यूरी साम्राज्य की नींव कार्तिकेयपुरी राज्य के रूप में जोशीमठ में पड़ गई थी। और फिर लगभग 1000, 1150 या 11वीं सदी में कत्यूरी राज्य का जब पतन होने लगा तो इन लोगों ने, कारण क्या था? राजधानी परिवर्तन, यानी कुमाऊं के बैजनाथ में राजधानी बना दी गई और आसंतदेव वंश वहाँ पर राज करने लगा। और फिर उसी वंश में बहुत सारे राजा रहे और इन्हीं के सामंत के रूप में कभी चंद और पंवार हुआ करते थे। अब जैसे ही कत्यूरियों का अंत होने लगा तो चंदों ने अपना साम्राज्य विस्तार वहाँ शुरू किया। अब लेकिन प्रश्न ये है कि चंद पहले से यहाँ उपस्थित थे या कहाँ के मूल निवासी थे? पहले इनकी जानकारी यहाँ पर, या इतिहासकार क्या कहते हैं? सबसे पहले जो लाइन लिखी है कि उत्तराखंड में कत्यूरी साम्राज्य के शासनकाल के दौरान जब अयोग्य राजाओं द्वारा अराजकता का माहौल स्थापित कर दिया गया, जैसे बीरमदेव या उससे पहले भी, तो इससे निपटने हेतु कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार शासकों का प्रतिनिधि सोमचंद कुमाऊं आया था, जिसने अतिशीघ्र स्थिति को संभालकर अपनी योग्यता का परिचय दिया। यानी ये कहा जा रहा है कि जब कत्यूरी शासनकाल में अत्यधिक अराजकता का माहौल स्थापित हो गया होगा तो उस समय कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का बोलबाला पूरे भारत में था, यानी उत्तर भारत में था। और उसी वंश का एक व्यक्ति, गुर्जर प्रतिहार वंश का एक प्रतिनिधि सोमचंद, वो कुमाऊं आया था और उसने यहाँ स्थिति को संभाला और यहीं पर चंद वंश की नींव डाल दी। ये कहना है कुछ इतिहासकारों का, लेकिन ये बात अंतिम रूप से सत्य है नहीं। इसकी पुष्टि के लिए और भी यहाँ पर प्रमाण है। जैसे सोमचंद मूलतः इलाहाबाद के झूंसी का रहने वाला था। ये जो चंद लोग हैं इन्हें इलाहाबाद के झूंसी का निवासी माना जाता है। ये प्रश्न पूछा है डायरेक्ट ऐसे ही कि सोमचंद कहाँ का था, तो झूंसी, इलाहाबाद के निकट झूंसी स्थान था वहाँ के। और एटकिंसन क्या कहते हैं महोदय? एटकिंसन ने हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स तथा बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास के अनुसार सोमचंद ही चंद वंश का संस्थापक था। हमारे उत्तराखंड की किताबों में तो आपको बताइए अपने आप में एक बड़ा संघर्ष इस बात को लेकर है कि चंद वंश का संस्थापक असली में था कौन, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकों ने लिखा है कि थोहर चंद, कोई का मानते हैं सोमचंद, लेकिन चूंकि ये हमारे अनुसार नहीं चलेगा। ये उत्तराखंड के इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे और एटकिंसन ये कहते हैं कि चंद वंश का संस्थापक सोमचंद ही था।
और जो मूलतः गुर्जर प्रतिहार वंश का एक राजकुमार था और वो इलाहाबाद के झांसी का रहने वाला था। अब कन्नौज और इलाहाबाद, चूंकि कन्नौज उस समय उत्तर भारत की गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी और इलाहाबाद क्षेत्र उनके अधीन होता था, इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ जनश्रुतियां जो उत्तराखंड के इतिहास में जहां तहां व्याप्त हैं, जो जो बताया गया है। जनश्रुति क्या कहती है? जो लोगों ने कहा है कि चंपावत के प्राचीन निवासी बोहरा जाति के लोग कत्यूरियों से रुष्ट हो गए थे, क्योंकि कत्यूरियों का जो दुष्शासन चल रहा था, दुष्प्रचार चल रहा था या क्रूर शासन चलने लगा, उसके बाद मतलब वैसे तो कत्यूरी के शासन को स्वर्णकाल भी हमने कहा है, लेकिन मंदिर स्थापत्य वगैरह इन चीज़ों के लिए, लेकिन कुछ ऐसे राजाओं ने भी कत्यूरी के शासन प्रशासन को धूमिल कर दिया था, जैसे ब्रह्मदेव का जिक्र हुआ है, कई ऐसे राजाओं का जिक्र हुआ है। उसके बाद उससे परेशान होकर ये लोग यानी बोहरा जाति के लोग कत्यूरी से रुष्ट होकर प्रयाग यानी इलाहाबाद और झांसी से सोमचंद्र नामक राजकुमार को अपने साथ ले आए, मतलब वहाँ चले आए गुर्जर प्रतिहारों की मदद के लिए, मतलब वहाँ मदद हेतु चले गए और वहीं से सोमचंद्र नामक ये राजकुमार को अपने साथ ले आए और उसका विवाह बाद में कत्यूरी राजा के अधिकारी गंभीर देव की कन्या से करवा दिया गया। जनश्रुतियाँ कह रही हैं और 1200 रुपये वार्षिक आय वाली जागीर उसे प्रदान कर दी गई ताकि वो इस क्षेत्र में एक लंबे समय तक रहकर कत्यूरियों के क्रूर शासन से मुक्ति दिला सके और आगे चलकर चंदवंश का संस्थापक हो गया यही सोमचंद। और कुछ और कहावतें, जैसे हम कहते हैं कि जो कोतवाली चबूतरा चंपावत में सोमचंद को दान दिया गया गंभीर देव के द्वारा, जो कि कत्यूरी का एक सामंत या कत्यूरी का एक अधिकारी था, और ताकि सोमचंद्र यहीं पर रह सके। लेकिन इसके विवाद में फिर वहीं पर उसने चंपावती नदी के तट पर वर्तमान चंपावत की नींव डाल दी थी, ये कहते हैं एक इतिहासकार। लेकिन एटकिंसन कहते हैं ऐसा नहीं था। डोटी के मल्ल वंश के प्रारंभिक राजा वामदेव मल ने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर राजधानी का नाम चंपा रखा या चंपावती रखा था, ये कहना है। वैसे चंपावती नदी है। अच्छा, बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि चंपा या चंपावती डोटी के मल्लों की इष्ट देवी थी। बाद में ये लोग डोटी के मल्ल से पूजा करते थे। तो कहीं न कहीं इतिहास चंपावत के प्रारंभिक इतिहास से संबंधित कुछ और भी जानकारी यहाँ पर जो दी हैं इतिहासकारों ने, उस पर भी हमें हल्का सा ध्यान रखना चाहिए कि किसने क्या कहा है। लेकिन फाइनली हमने ये मान लिया कि चंदवंश का संस्थापक सोमचंद था और वो इलाहाबाद की झांसी का निवासी था और गुर्जर प्रतिहारों का एक राजकुमार था। जब कुमाऊं में कत्यूरी राज का शासन धूमिल होने लगा या कत्यूरियों ने अपनी जो साख थी, जो कत्यूरियों की उत्तराखंड में स्थिति थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी, तो उससे निपटने के लिए सोमचंद को वहाँ पर लाया गया और उसने वहाँ पर एक नए राजवंश की नींव डाल दी। लेकिन हम उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास में ये भी पढ़ चुके हैं कि जब कत्यूरियों का राज्य चरम पर था तो उनके सामंत पंवार और चंद भी थे और चंद की ये इच्छा थी कि कैसे ही राजधानी कुमाऊं आए और ताकि हम कत्यूरी के अंत के बाद खुद चंदवंश की पताका को फहरा सके, ये भी कहना है। तो खैर जो भी है, कुल चंद राजाओं का जिक्र है हमारे पास। यहाँ पर चंद राजाओं की एक सीरीज है पूरी, 60 से 62 राजा इस वंश में आने वाले हैं। तो मैं एक बार आपको चंद राजवंशावली का डिटेल देता हूँ। ये चंद राजवंशावली लिखा हुआ है और इसके अनेक राजाओं का जिक्र। तो हम इस लिस्ट को एक बार नज़र मारेंगे। सोमचंद जो कि चंदवंश का संस्थापक माना जाता है, उसके बाद आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद, और जो भी इनसे संबंधित प्रश्न होंगे हम उसको उसी के अकॉर्डिंग कवर कर रहे होंगे। संसार चंद, सुधाचंद, हमीचंद या हरिचंद, वीणाचंद और राजा वीरचंद, रूपचंद, और फिर इस प्रकार ये चंदों की एक, इसमें निर्भय चंद का भी जिक्र हुआ है कहीं न कहीं, नानकी चंद जिनका जिक्र आगे होता रहेगा, भीष्मचंद भी कई हैं, भीष्मचंद सेकेंड फर्स्ट इस टाइप से। और फिर थोहर चंद, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है जो हमारे काम की थी। 23वां राजा लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि इस वंश का 23वां राजा थोहर चंद था और इसका टाइम पीरियड ये लिखा हुआ है और ये चंदवंश का वास्तविक संस्थापक था। चंदवंश का जो राजा था वास्तव में वास्तविक संस्थापक था। अब जाकर चंदवंश की वास्तविक स्थापना हुई है। इससे पहले चंदवंश अपनी शुरुआती क्षणों में था और उनको एक जागीर के रूप में वो शासन कर रहा था और फिर धीरे धीरे आगे चलकर इस वंश में कई राजा हुए। अभयचंद 1371 का जो कुमाऊनी भाषा में अभिलेख मिला है, गरुड़ ज्ञानचंद, हरिचंद, उद्यानचंद, और फिर बड़े बड़े नामों में भारतीचंद, राजा भारतीचंद, उनकी कीर्तिचंद, और फिर कल्याणचंद, बालो कल्याणचंद, इस टाइप से बड़े बड़े नाम आए हैं। राजा रुद्रचंद,
और फिर लक्ष्मीचंद, फिर बाज बहादुर चंद बड़े राजाओं में, फिर जगतचंद यानी स्वर्णकाल इस वंश का, और देवीचंद कुमाऊं का तुगलक, और फिर कल्याण चंद्र पंचम, दीपचंद, फिर मोहनचंद जिसने 2 बार कुमाऊं की सत्ता प्राप्त कर ली थी, और फिर उसी के वंशज लास्ट में महेंद्र चंद, और लगभग 1790 यहाँ पर 1790 में यहाँ पर चंद वंश का अंत हो गया और यहाँ पर कुमाऊं में गोरखा राज स्थापित हो गया। तो इस पूरे टॉपिक को यहाँ पर रखने का उद्देश्य था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न चंद वंश के राजाओं का सही क्रम लगाओ, तो इस क्वेश्चन को भी आप कवर कर सकते हैं। इसलिए 62 के 62 राजा हमने एक सही क्रम में दिए हैं, तो इसको आप कवर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं एक एक करके। सोमचंद की कहानी क्या हुआ, किस प्रकार उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। सबसे पहले सोमचंद, जिसे हमने या फिर बद्रीदत्त पांडे और एटकिंसन ने चंद वंश का संस्थापक माना है। सोमचंद का चंद वंश का संस्थापक था, जिसने चंपावती नदी के तट पर चंपावत की नींव डाली थी, ये कहना है। तो चंपावत किस नदी के तट पर है? चंपावत, चंपावती नदी के तट पर, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलियट जो कि एक इतिहासकार है, उन्होंने क्या लिखा है? कुमाऊं के चंद राजा कन्नौज के शासक चंद्रपाल फूट अथवा चंद्रपाल भौर के वंशज थे। हमने ये तो माना ही है कि चंद वंश के लोग आए कहाँ से, तो इलाहाबाद के झांसी से आए और वो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के वहाँ से आए हैं। यानी इसलिए लिखा हुआ है कि उस समय कन्नौज का शासक चंद्रपाल फूट या चंद्रपाल भौर था और उसी का एक संबंधी सोमचंद था, जो उत्तराखंड में कत्यूरी कुशासन को समाप्त करने आया और फिर यहीं का होके रह गया। अच्छा, इसका प्रमाण क्या है? द्वाराहाट से गुर्जर मंदिर, बहुत फेमस है गुर्जर देव का मंदिर, आज भी द्वाराहाट में, से प्राप्ति यह सिद्ध करती है कि चंद राजा कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के वंशज थे। मतलब ये माना गया है कि ये जो चंद राजा है ना, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के ही वंशज थे। इसका प्रमाण है द्वाराहाट में बना हुआ गुर्जर देव मंदिर। ध्यान रखना, एक मंदिर पूछता है कहाँ है, तो इससे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। खैर, सोमचंद कुल मिला के चंद वंश का संस्थापक, और उसने क्या क्या किया उससे संबंधित प्रश्न अब आ रहे हैं आपके सामने। सोमचंद जैसे ही उसको चंपावत में ज़मीन मिल गई रहने के लिए, जागीर मिल गई, तो सोमचंद ने चंपावत में राजभुंगा का किला बनवाता है। प्रश्न पूछा है, चूंकि किले से संबंधित पहला क्वेश्चन है, राजभुंगा का किला कहाँ है, तो चंपावत में है। किसने बनाया? सोमचंद, जो कालांतर में चंपावत नगर के रूप में तब्दील हो गया, प्रसिद्ध हो गया और 1563 तक चंदों की राजधानी रहा। मतलब 700 से लेकर 1563 तक चंदों की राजधानी यही राजभुंगा का किला का क्षेत्र रहेगा, जो आज भी प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमचंद ने, चूंकि वो यहाँ पर एक स्वतंत्र शासक तो था नहीं, अभी भी यहाँ पर कत्यूर का राज है, ये मानिए कि वो कत्यूर का एक हिसाब से दामाद था और एक मांडलिक राजा था, प्रांतीय राजा था। तो सोमचंद को क्या क्या करना पड़ा? सोमचंद ने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की, अपने शासन और प्रशासन को मजबूत करने के लिए चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की। करने वाला पहला चंद राजा, ये भी अच्छा प्रश्न है। इन्हीं चाराल कहते थे आगे चलकर। सोमचंद द्वारा 4 किलेदार नियुक्त किए, जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे, जिनका दबदबा था समाज में, प्रशासन में, और उन्हें चाराल या चाराल कहा जाता है। चारालों की नियुक्ति। कौन थे वो चाराल? कारकी, बोरा या बोहरा, तड़ागी और चौधरी, ये उस समय तत्कालीन चंपावत क्षेत्र में जिनका दबदबा था, वहाँ के स्थानीय निवासी थे और इनका प्रशासन में इनको महत्व प्रदान किया गया, ताकि इन्हीं की सहायता से सोमचंद अपने शासन और प्रशासन को मजबूत कर सके। और इसी तड़ागी वंश का एक प्रसिद्ध सेनापति था कालू तड़ागी। पूछता है कि कालू तड़ागी किसका वीर सेनापति था, तो सोमचंद का था। अच्छा, और क्या किया सोमचंद ने? सोमचंद ने अभी जो 4 किलेदार हैं, चारालों की मदद से सर्वप्रथम द्रोणकोट के रौत और या रावत राजाओं को पराजित किया और सुई क्षेत्र, सुई खेती खान का जो सूर्य मंदिर है, सुई लोहाघाट पर अधिकार कर लिया। मतलब लोहाघाट क्षेत्र पर या सुई क्षेत्र उन दोनों फेमस था, वहाँ पर रौत या रावतों का बोलबाला था और द्रोणकोट का किला काफ़ी फेमस था। तो सोमचंद ने सबसे पहले द्रोणकोट के किले को अपने अधिकार में ले लिया और वहाँ के रावत या रौतों को हरा दिया और इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ये उसकी पहली विजय है। अच्छा, और शासन प्रशासन को मजबूत करने के लिए सोमचंद ने चंपावत में पंचायती सरकार की नींव डाली।
चूँकि राजा खुद में अभी अस्तित्व के संकट से जूझ रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा राज्य नहीं है उसके पास, एक छोटा सा राज्य, एक मंडल, एक प्रांत, एक छोटा सा क्षेत्र है। इस वजह से पंचायत सरकारों की स्थापना की गई ताकि क्षेत्रीय स्तर पर न्याय और राजस्व से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाया जा सके। अच्छा, सोमचंद ने सयाणा परिवार या ग्राम के सयाणा, बूढ़ा तथा कमीण नामक राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की ताकि राजस्व वसूली की जा सके। ये सोमचंद के राजस्व अधिकारी हैं, सयाणा, बूढ़ा और कमीण। सोमचंद ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्रों को मल्ला और तल्ला धड़ों में विभाजित किया था। मतलब इस टाइप का चंपावत की राजनीति में शुरुआत में सोमचंद और उसके उत्तराधिकारियों ने किया था। उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो समाज के 4 वर्ण थे उनको मल्ला और तल्ला धड़ों में विभाजित किया। और ये भी कहा जाता है कि जो उस समय के शक्तिशाली लोग थे, मल्ला धड़ा महरा तथा तल्ला धड़ा फर्त्यालों के अंतर्गत रखा, क्योंकि ये उस समय के उस क्षेत्र के शक्तिशाली लोग थे और मल्ला धड़ा को महराओं के अंतर्गत और तल्ला धड़ा को फर्त्यालों के अंतर्गत रख दिया गया ताकि उनकी सुरक्षा का काम इनको सौंप दिया जाए। आगे चलकर यही महरा और फर्त्याल चंदवंश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो शुरुआत यहीं से हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं और क्या सोमचंद के द्वारा किया गया। सोमचंद ने तड़ागियों की मदद से, कालू तड़ागी उसके वीर सेनापति हैं, की मदद से चंपावत के स्थानीय खस राजाओं को, चूंकि खसों का बोलबाला अभी भी है, को पराजित किया था। क्योंकि अभी जब यहाँ पर सोमचंद स्थापित हो रहे थे तो जो यहाँ की मूल जनजाति थी खस, वैसे कोल किराट और खसों का यहाँ पर सबसे शुरुआती स्तर पर बोलबाला था और खस यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय था जो अभी भी सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते थे। और इनके उत्पात को शांत किया सोमचंद ने और उनको पराजित कर दिया था। अच्छा, दूसरा था डोटी राज्य। सोमचंद, चूंकि हमने लिखा है कि जब कत्यूरी साम्राज्य का प्रादुर्भाव कुमाऊं की तरफ होने लगा तो वो कई भागों में बढ़ गया। उसमें एक डोटी के मल्ल भी हुआ करते थे जो पश्चिमी नेपाल में रहा करते थे। तो सोमचंद के समय डोटी के मल्ल राजा जयदेव मल्ल थे। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि उस समय डोटी का मल्ल राजा कौन था, जयदेव मल्ल। और इन चंदों को जो कि चंपावत में राज कर रहे हैं, अभी डोटी राज्य को कर देना पड़ता था, वो कर वसूली करने के लिए आते थे, इस वजह से जिक्र हुआ है इसका। तो जयदेव मल्ल। चलिए और प्रश्न। सोमचंद के समकालीन डोटी में मल्लवंशी राजा थे जिन्हें रैका, इन लोगों को ना जो मल्लवंशी राजा थे रैका या राई कहा जाता था। सोमचंद एक प्रांतीय और मांडलिक राजा था जो डोटी राज्य को कर दिया करता था। अभी डोटी राज्य का भय था, आक्रमण करते थे लोग, इस वजह से उसको कर दिया करता था। ये थे सोमचंद से बहुत सारे प्रश्न। पंचायती सरकार की नींव डालना, चारालों की नियुक्ति करना और कालू तड़ागी को मुख्य सेनापति बनाना और सुई क्षेत्र पर अधिकार कर लेना, द्रोणकोट राज्य पर अधिकार कर लेना और राजमुआ का किला बनाना, बाद में उसे राजधानी बना देना और आने वाले कई वर्षों तक यही राजधानी बना रहेगा। अच्छा, इसके बाद सोमचंद के बाद उसका पुत्र आत्मचंद गद्दी पर बैठा। इसका बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं है उत्तराखंड के इतिहास में। और आत्मचंद के बाद फिर ये चंदवंश परंपरा आगे को बढ़ती गई। उसके बाद पूर्णचंद गद्दी पर बैठे जो शिकार खेलने के शौकीन थे और तराई भाबर में शिकार खेलने में व्यस्त रहते थे और अंतिम समय में पूर्णागिरी देवी की सेवा में लीन हो गए थे, ये कहा जाता है। तभी ये क्षेत्र पूर्णागिरी के नाम से भी फेमस हो गया क्योंकि पूर्णचंद वहाँ पर शिकार खेलने के दौरान ही माँ पूर्णागिरी की सेवा में ही लीन हो गए थे, ये कहा जाता है। उसके बाद आए राजा इंद्रचंद का टाइम पीरियड। कुछ क्वेश्चन इनसे दिखाई पड़ते हैं हमारे वहाँ, एक दो क्वेश्चन, क्योंकि इंद्रचंद के समय पट रंग प्रथा का प्रचलन हुआ है। 758 से लेकर 778 का टाइम पीरियड है इंद्रचंद का। पट रंग प्रथा, पट का मतलब रेशम हुआ करता था, पट मतलब रेशम। और भारत में रेशम का बोलबाला आज से नहीं, प्राचीन काल से था। भारत में रेशम की खोज कहे या रेशम कारखाने स्थापित करने की बात कहें तो कुषाणों ने किए थे। कुषाण विदेशी लोग थे, उसमें भी खासकर कनिष्क, और कनिष्क के समय भारत में रेशम मार्ग का डेवलपमेंट हुआ था। और रेशम मार्ग जो भारत होकर चीन जाता था, मध्य एशिया के लोग चीन से रेशम ले जाकर भारत होते हुए मध्य एशिया जाते थे और भारत को इससे अच्छी खासी आय होती थी। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब भारत के लोगों ने ही रेशम बनाना सीख लिया और हमारे वहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस क्षेत्र में खूब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी रेशम की और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मध्य एशिया के लोगों ने खुद ही रेशम बनाना सीख लिया तो हमारे रेशम कारोबारी बेरोजगार हो गए। और यहाँ पर जो प्रश्न था पट रंग प्रथा,
तो ये कहा जाता था कि इंद्रचंद ने उन रेशम कारोबारियों को उत्तराखंड बुलाया था, यानी चंपावत बुलाया था, ताकि वो रेशम कारखाने स्थापित कर सके और रेशम का अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। तो ये प्रश्न अच्छा सा है। तो पटरंग प्रथा का प्रचलन किया, जिससे तहत यह कहावत थी कि साम्राज्य में जितना अधिक झूठ बोला जाएगा रेशम का उत्पादन उतना ही अधिक होगा। पटरंग प्रथा के बारे में कहा जाता है। वैसे पट का मतलब रेशम था, मैंने कहा झूठ बोलने का मतलब था कि चंपावत राज्य में रेशम का कारोबार करने वाले लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, जो कि रेशम कारोबारी हैं बहुत बड़े, जिन्हें रेशम का कारोबार करना अच्छी तरह आता था। उनके लिए पटवाई श्रेणी का जिक्र हुआ है। वैसे ये पट मतलब रेशम, पटवाई श्रेणी जो कि भारत में बहुत फेमस थी, जो रेशम का ही कारोबार करती थी, और इसलिए संभवतः इंद्रचंद ने इस पटवाई श्रेणी के लोगों को चंपावत बुलाया था, और इसीलिए इंद्रचंद ने चंपावत में रेशमी वस्त्र निर्माण हेतु रेशम कारखाना खुलवाया होगा, और रेशम कारखानों पर काम करने हेतु मैदानों से रेशम बुनकर श्रेणी पटवाई, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, इनको बुलाया गया था। और फिर खूब प्रचार प्रसार किया जाता था ताकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रेशम का कारोबार किया जा सके। और फिर उस समय उसने अपने समय में नेपाल और चीन के व्यापारिक संबंध स्थापित किए रेशम का कारोबार, चूँकि चीन रेशम का गढ़ था, केंद्र था, इस वजह से वहाँ से रेशम लाना जाना होता था। अच्छा, इसके बाद इंद्रचंद के बाद संसार चंद का जिक्र हुआ है। इंद्रचंद के बाद संसार चंद लगभग 35 वर्ष तक शासक रहे, जिसके बाद सुधाचंद और हमीर चंद राजा हुए, और चंद वंश आगे बढ़ता रहा, और ये सभी धार्मिक किस्म के पुरुष थे, ये लिखा होता है। संसार चंद के शासन के बारे में कहा जाता है कि और पूरे चंद वंश में उनकी धाक थी और उनका एक बड़ा सा साम्राज्य विस्तार हो गया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जिन राजाओं का जिक्र हुआ उसमें एक नाम है वीणाचंद। वीणाचंद राजकार्य के प्रति उदासीन था और शासन का भार राजा के अधिकारियों पर रहता था। परिणामतः शासन व्यवस्था शिथिल हो गई थी। और सबसे बड़ी बात 1869 में वीणाचंद की निसंतान मृत्यु हो गई, यानी चंद वंश का उत्तराधिकारी कौन होगा अभी अनिश्चित है। तो 1869 की बात है जब वीणाचंद की निसंतान मृत्यु हो गई, तो चंद वंश हो गया कमजोर। ऐसे में बाहरी शक्तियों ने, अब बाहरी शक्तियां या तो कौन है, या तो डोटी के मल्ल हैं, या उत्तराखंड में पहले से ही शासन करने वाली खस जाति हैं, जिनको चंदों ने पहले हराया भी था। तो लगभग 1869 से लेकर 1065 यानी 869 से लेकर 1065 तक खस राजाओं ने कुमाऊं पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। चूंकि मैंने कहा ना, खस एक बहुत बड़ी शक्ति थी और सोमचंद्र ने इनको पराजित भी किया था। अब समय आ गया था इनको बदला लेने का चंदों से, और वीणाचंद की मृत्यु के बाद ये मौका मिल गया उन्हें। और लगभग 196 वर्षों चंद वंश का अंधकार युग कहा जाता है। चंद वंश का अंधकार युग किस चंद राजा के बाद के काल को कहा जाता है, तो वीणाचंद। 196 वर्षों तक चंद का शासन खसों के अधिकार में चला गया था, और अंततः 1065 ईस्वी में संसार चंद के संबंधी वीर चंद के सेनापति, फिर अंततः 196 वर्षों के बाद चंद वंश का पुनर्स्थापना हुई है। तो चंद वंश का अंधकार युग मिला हमें यहाँ पर, किसके बाद के टाइम पीरियड को कहा जाता है, और किसने यहाँ पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था, तो खसों ने। और फिर संसार चंद के संबंधी वीर चंद 1065 में ऐसा क्या हुआ, फिर से चंदों की सत्ता स्थापित हो गई। तो वीर चंद के सेनापति शौन खड़ायत, जो कि अत्यधिक वीर सेनापति था, नामक सरदार के नेतृत्व में स्थानीय लोगों की सहायता से खस राजा सोपाल या सोमपाल का वध कर दिया गया और स्वयं राजा बन गया। कौन? वीरचंद। यानी वीरचंद ने फिर से खसों की सत्ता को उखाड़ फेंका, और सेनापति शौन खड़ायत की मदद से खस सेनापति या खस राजा सोमपाल या सोमपाल का वध कर दिया गया, और फिर से चंदों की सत्ता स्थापित होगी। और फिर खसों का बोलबाला एक लंबे समय के लिए यहाँ पर खत्म हो गया। और फिर वीरचंद के बाद फिर और राजा बनते रहे, ऐसे रूपचंद, लक्ष्मीचंद, धर्मचंद, कर्मचंद, कई राजाओं का जिक्र हुआ है। नानकी चंद, भीष्मचंद, मेघचंद, ये सब चंद राजा रहे, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी का अभाव है अभी फिलहाल। सामंत, ये कुल मिला के अभी भी यहाँ पर कत्यूरी का राजकाज चलता है, अभी भी ये स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्थापित नहीं हो पाए हैं। और इसके बीच से जो क्वेश्चन बने हैं, चूँकि मैंने कहा यहाँ अभी भी कत्यूरी का बोलबाला है, और चंद वंश कोई शक्तिशाली वंश नहीं है, अभी भी कमज़ोर है। तो
एक बड़ी घटना ये हुई है कि 1191 में यानी 12वीं सदी में लगभग नानकी चंद का समकालीन पश्चिमी नेपाल का राजा वेरात कुल का राजा अशोक चल, इसके बारे में हमने क्वेश्चन भी आते रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं कि पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण किया, तो 1191 में या कभी 12वीं सदी करके आ जा रहा है। वो अशोक चल किस कुल का था, तो वेरात कुल, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इस वजह से ऐसे ऐसे क्वेश्चन समेटे गए हैं। और जिसने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया और कत्यूरी राज्य को अपने अधीन अधिकार में ले लिया, चूंकि अभी कत्यूरी राज्य चल रहा है, कत्यूरी राज्य चंदों से ज़्यादा शक्तिशाली है। बड़ी सबसे बड़ी चुनौती है बाहरी शक्तियों के लिए कत्यूरी राज्य को समाप्त किया जाए, इसलिए कत्यूरी राज्य को समाप्त करने के प्रयास चल रहे हैं। तो कत्यूरी राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और उस समय नानकी चंद यहाँ का क्षेत्रीय राजा होगा, यानी चंपावत के कोतवाली चबूतरा जहाँ उनकी राजधानी है। और गया बिहार में है कि अशोक चल के अभिलेख में उसे शिवालिक हिमालय यानी उत्तराखंड से संबंधित अथवा सपाल दत्त का राजा कहा गया है। तो उसके लिए ये नाम आया है कि वो शिवालिक का राजा था, सपाल दत्त का राजा था, इसका मतलब उसे इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया हुआ। और हमने ये भी पढ़ा है कि अशोक चल ने गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में अपना नाम लिखवाया था, यानी अपने से संबंधित, अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित जानकारी दी थी। तो लिखा भी है, देखो, गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1191 में कुमाऊं में अशोक चल का शासन स्थापित हो गया था। वो उसका प्रमाण है, उसके यहाँ पर राज्य विस्तार की पुष्टि करता है त्रिशूल अभिलेख। तो खैर जो भी हो, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि अशोक चल के उत्तराखंड पर अभियान के समय चंद राजा कौन था, तो नानकी चंद होगा आपका आंसर। और गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस पश्चिमी नेपाल के राजा का उल्लेख है, तो अशोक चल का। अच्छा, आगे में 1223 में भीष्मचंद्र के समय पश्चिमी नेपाल के राजा कराचल देव, और कराचल देव ने भी यहाँ पर आक्रमण किया था 1223 में। उस समय चंद राजा कौन था, तो भीष्मचंद्र ने कत्यूरी साम्राज्य के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। अभी भी कत्यूरी साम्राज्य समाप्ति की ओर चल रहा है, अभी समाप्त हुआ नहीं है। और दूसरी तरफ चंद राज्य का विकास हो रहा है धीरे धीरे करके। हम चंद पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम हर चीज को चंदों से जोड़ते हुए चल रहे हैं। तो कराचल देव के उत्तराखंड आक्रमण के समय चंद राजा कौन था, तो भीष्मचंद्र। अच्छा, इन घटनाओं से अनुमान लग सकता है कि इस काल तक भी चंद शक्तिशाली नहीं थे और केवल चंपावत के कुछ भागों तक ही सीमित थे, हम मान सकते हैं। इसीलिए हम थोहर चंद को ना इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो इसलिए थोहर चंद की कहानी होगी कि थोहर चंद को ही इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये लिखा रहता है और यही सही भी है। तो अब तक चूंकि चंदों का बोलबाला केवल एक निश्चित क्षेत्र तक था और संपूर्ण कुमाऊं पर अभी भी कत्यूरी का बोलबाला है। ये थी चंद वंश से संबंधित सबसे पहली क्लास, यानी वीडियो नंबर 1। और इसी कड़ी में हम आपके सामने चंद वंश का संपूर्ण इतिहास और प्रशासन लाते रहेंगे 1 by 1, और अनेक वीडियो आपके सामने रहने वाले हैं। इसीलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जा रही है, सोमचंद से थोहरचंद तक का इतिहास। चलिए, आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।